मीडिया को यहाँ तक ये कहने पे मजबूर हो गई, पब्लिक और आम लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया है जो कि बीजेपी के इशारों पे काम करने लगी है, जो मजलूमों का जुल्म नहीं दिखा के बल्कि बीजेपी के फेवर में उतर चुकी है। मिला दिया और इंसानियत का कत्लेआम के अलावा मुझे अभी तक कुछ ऐसा विकास नज़र नहीं आया जो अभी तक मैं कह सकूं कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट में ये विकास नज़र आया मुझको। आरिफ त्यागी जी हैं, कैसे देखते हैं? यूपी में चुनाव है, अलग अलग तरह के जुमले भी छोड़े जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं? देखिए माजी से तो आपको वाबस्ता करा दिया बड़े भाई कुंवर मोहम्मद अहमद ने, और मैं हालत हाजरा पे बात करूं तो हालत हाजरा आपको मालूम है देश का क्या है, देश और विदेश का। और जो आप बात करते हैं कि मोदी जी के जो बातें हैं, जो उनके वादे हैं, तो बातें और वादे तो नज़र नहीं आते लेकिन जुमले नज़र आते हैं। ये बात आप भी मानते हैं चीज़ को, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा अब तक उन बातों में से मैं नहीं समझता एक भी जुमला उन्होंने अपने लिए पूरा किया है इस अवाम के लिए। हिंदुस्तान की अवाम की बात करें, हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म और ज़्यादती तो बहुत बुरी तरह से बरपी, लेकिन जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती को बरपाया मोदी गवर्नमेंट ने, कहूँ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने, और इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ आई और जितने भी इनके मिशन बने, जितने भी इनके इरादे बने, वो हर किसी में नाकाम नज़र आए। तो हालात हाजरा ये है कि इंसान को आपने ज़मीन में निस्तो नाबूद करके मिला दिया और इंसानियत का कत्लेआम के अलावा मुझे अभी तक कुछ ऐसा विकास नज़र नहीं आया जो अभी तक मैं कह सकूं कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट में ये विकास नज़र आया मुझको। बाकी आप मीडिया से हैं, मीडिया का रोल इस हुकूमत में क्या रहा है ये आपको भी मालूम है। यहाँ तक कि मीडिया को यहाँ तक ये कहने पे मजबूर हो गई, पब्लिक और आम लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया है जो कि बीजेपी के इशारों पे काम करने लगी है, जो मजलूमों का जुल्म नहीं दिखा के बल्कि बीजेपी के फेवर में उतर चुकी है। तो यहाँ तक कि ये सवाल जब आए, देश के लोकतंत्र, हिंदुस्तान लोकतंत्र देश कहता है और देश का चौथा पाया जो मीडिया समझा जाता है, हिंदुस्तान की अवाम का जो एक जुल्म और जो उसका बेसहारा लोगों के लिए एक सहारा जो समझा जाता है मीडिया, लेकिन मीडिया ने भी अपना रोल पूरी तरीके से अलग कर दिया और पूरी तरीके से फेवर में उतर आया बीजेपी के। तो ये भी गलत है। और रही हालत हाजरा पे बात, जो बीजेपी ने अब तक किया 15 लाख आए नहीं, गंगा साफ योजना जो चलाया वो हुआ नहीं, रेलवे बिकने की नौबत आ गई, और उसके अलावा बैंक कर्मचारी और जो जिस हिसाब से बैंक के वो मुद्दे चल ही रहे हैं आपको पता ही है, वो भी बिकने की नौबत आई गई है। अभी तक लगाया कुछ नहीं। हाँ ये है कि सौदागिरी के कम पीछे पड़ भी नहीं रहे बीजेपी वाले, वो हमेशा सौदा करने पे उतारू हो चुके हैं। देश को बेचने की पूरी तरीके से कोशिश कर चुकी है बीजेपी हुकूमत। हाँ फ़ायदा हुआ है कुछ लोगों को है, चुनिंदा लोग जो कहते हैं ना एक पैसे वाले लोग, उन लोगों को फ़ायदा हुआ है, उन लोगों को लोन भी मिले, उन लोगों को फंड भी मिले, सब कुछ मिला। और मिलने के बाद उन्होंने देश से छोड़कर विदेश में जाकर अपने आप को सेटल कर लिया, लेकिन आज तक काला धन नहीं आया। ये बात आप भी जानते हैं। राम राज्य तो आ गया ना यूपी में? हाँ राम राज्य आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से आ गया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आया। मुझ पर तो लाठियाँ मारी गई हैं, मुझ पे आंसू गैस भी चलाए गए हैं, मुझ पे ग्रेनेड भी छोड़े गए हैं। आपको शायद ये बात भी नहीं पता, सीएनआरसी का धरना तो आपको याद होगा, मैंने देखा है आपका कई न्यूज़, आपने सीएनआरसी पे काफ़ी कवरेज किया है, काफ़ी लोगों से इंटरव्यू भी लिए हैं, काफ़ी लोगों के दिल के हाल भी जाने, और बहुत से लोगों पर जो जुल्म हुआ है उनके भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं। तो आपको पता है ना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये बाबसियत गेट है, इसी बाबसियत गेट पर पिछले साल 2019 में 15 दिसंबर को जिस हिसाब से बच्चों के ऊपर पुलिस ने, जो सरकार के मुलाजिम है खाकी वर्दी पहने हुए लोग, उन्होंने लाठियां भी चलाई, आंसू गैस भी चलाए और टीयर गैस भी चलाए। आपको पता होगा यहाँ के बच्चों के हाथ भी तोड़ दिए गए, हाथ भी हाथ से छीन लिए गए, और उनके जिस्म पे इतनी चोट, इतनी खरोच, और ये समझ लिए उनका खून का कतरा अगर यहाँ से बहना शुरू हुआ है तो वहाँ तक बहाया जब तक वो गाड़ी में बैठ के ना ले गए। और जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों ने बच्चों को बिठाया गाड़ी में और जितनी बदसलूकी कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों ने की, ये बात भी आपको पता होगा। तो राम राज तो आ गया आपके हिसाब से। आपको पता है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी के बाद उन्होंने काशी का नारा लगाया, ये बात भी आपको पता है, रामराज्य आ गया। अभी पता है मथुरा की तैयारी चल रही है। हाँ मथुरा की तैयारी चल रही है, आपको पता है बाबरी मस्जिद के बाद उन्होंने नारा लगा दिया मथुरा की तैयारी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग समझदार हैं, अपने आप को समझते हैं, इंसानियत का प्रेम और मोहब्बत आपस में समझते हैं। तो मथुरा में अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और न कभी हो पाएगा, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर मोहब्बत बची है ना, जब तक आप नफरत नहीं फैला सकते। मगर हाँ बीजेपी हुकूमत अब तक नफरत की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। अगर आप धर्म
का मोल नहीं समझाएंगे लोगों को, धर्म का मतलब नहीं समझाएंगे, सिर्फ एक धर्म का एक जैसे कहते हैं ना, एक चैप्टर, एक सिलेबस का एक चैप्टर पढ़ लें और उसके बाद में इम्तहान देने चले जाएं, तो वो इम्तहान में पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक ही चैप्टर पढ़ा है, बाकी चैप्टर उसने मिस कर दिए। तो आपने धर्म का एक चैप्टर तो पढ़ा दिया लोगों को, बाकी अब चैप्टर कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने तो हमें और आपको पड़ेंगे ना, मीडिया को पढ़ाने पड़ेंगे, आम जनता को पढ़ाने पड़ेंगे। और जो इस अवाम की जिम्मेदारी समझता है, कि अवाम का समझता है कि सोच अच्छे और बुरे की समझता है, वही तो पढ़ाएगा ना बाकी के चैप्टर। और देखिए, हालत हाजरा की बात ऐसी है, वो वक्त चला गया 2014 के बाद जो लोग भरोसा करके लाए थे बीजेपी को, ठीक है, लोग लाए थे कि बीजेपी आएगी, हिंदुओं का भला होगा, हिंदुत्व आएगा। हिंदुत्व की डेफिनेशन शायद ये लोग नहीं जानते और ना हिंदुत्व का ये मतलब समझते। तो हिंदुओं को भी एक आस जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी उनसे, क्योंकि हिंदुओं को आपस में लड़ाने के अलावा इन्होंने और दूसरा काम नहीं किया। मरे हिंदू भी हैं, मरे मुस्लिम भी हैं, मरे सिख भी हैं, मरे सारे जाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुल्म सबके ऊपर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म जो हुआ है वो मुसलमानों पर हुआ है, वो दलितों पर हुआ है और पिछड़ों के ऊपर हुआ है। तो हमें और आपको ये समझना है, 2014 के बाद से जितने वादे करके आए थे और जनता ने जितना प्रेम दिया था, उस हिसाब से अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, सिर्फ जुमले बनकर रह गए इनकी सारी बातें। लेकिन अब आवाम समझदार हो गई है, युवा पीढ़ी ने अपनी जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाने की सोच लिया है और अपने जहन को ताज़ा कर लिया है कि अब की से जो सरकार में आएगा वो पढ़ा लिखा भी होगा, वो समझदार भी होगा और क्राइम रिकॉर्ड से बहुत दूर उसका वास्ता कौन होगा। है ऐसा, कौन है, क्या लगता है? मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी के अलावा जितने भी और सेकुलर पार्टियां हैं और जो अन्य पार्टियां हैं अपने लिए काम कर रही हैं और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम आवाम के हित में काम करेंगे, आवाम के भले के लिए काम करेंगे, तो उन पार्टियों में से एक रहनुमा चुना जाएगा। जाहिर सी बात है वही सीएम बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे बीजेपी के अंदर अभी तक मुझे नहीं लगता उसमें कुछ लोग नज़र आते हैं कि तड़ी पार हैं, कुछ लोग नज़र आते हैं कि उसमें मुकदमे इतने लिए हुए हैं कि अल्लाह रहम करे, उन्होंने सरकार में आते अपने मुकदमे हटवा लिए गए। तो इस मुकदमे वाली सरकार नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। ठीक है, बीजेपी ने काम सही नहीं किया, यूपी में योगी सरकार ने भी काम सही नहीं किया, केंद्र में भी सही नहीं किया। अभी जब आप विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप चुनेंगे तो आप किसको क्या ध्यान में रखेंगे? कौन सी पार्टी है जो आपकी रहनुमाई करती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसी अभी तक कोई पार्टी नहीं है जो हमारे रहनुमाई के लिए कोई लीडर है? मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ आपको। मेरी रहनुमाई करने के लिए, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो मेरी रहनुमाई करने के लिए अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जिसके ऊपर मैं इत्मीनान कर सकूं 100% कि ये मेरे लिए काम कर सकता है, अभी तक मैं आपको बता दूं। लेकिन हालात हाजरा पे अगर हम बात करेंगे तो हालात के हिसाब से हम देखेंगे, उसमें पार्टियां बहुत आती हैं, समाजवादी भी आती हैं, MIM भी आती है, कांग्रेस भी आती है, RLD भी आती है और अन्य बहुत सी पार्टी आती हैं, ठीक है। लेकिन वक्त आज का ये है, जिस हिसाब से माहौल बना के रख दिया है, एक भय और डर का माहौल बना के रख दिया है, उस हिसाब से गठबंधन के साथ लोगों को सूझबूझ के साथ अपने चुनाव में उतरना पड़ेगा और गठबंधन के साथ, इस वजह से एक साथ होना पड़ेगा कि कहीं बीजेपी न जीत जाए। नहीं, बीजेपी का मसला नहीं है, यहाँ मसला है कि सरकार बनाई जाए, वो सरकार बनाई जाए जो अवाम के दर्द को समझे, अवाम के काम को समझे, अवाम की मजबूरी को समझे और अवाम के अंदर जो बेरोजगारी, जो मुफलिसी और जो पढ़ाई से दूर ले आ चुके हैं वो दोबारा कहीं ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि आज मैं समझता हूं कि बीजेपी की 2014 के आने के बाद अभी तक मैं समझता हूं देश हमारा इतना पीछे जा चुका है, अभी पिछड़ चुका है कि शायद उसे ट्रैक पे लाने में भी वक्त लग जाए। वैसी आपको हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं यूपी में? देखिए, हाँ, ओवैसी की आपने बात छेड़ी है तो ओवैसी के बाद में मैं आपको एक बात कहूंगा कि ओवैसी की जो बात है, जो पार्लियामेंट में वो एक बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। CNRC का सबसे पहला बिल, सेकुलर पार्टी को एक घेरे में खड़ा कर देते हैं। मैं आपको वही बात कर रहा हूं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि CNRC का सबसे पहले बिल फाड़ने वाले कोई और नहीं था, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब थे। ये बात हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये बात सबको मालूम है कि वो हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं अवाम के खातिर। लेकिन हालात हाजरा को देखते हुए हम समझते हैं कि ओवैसी साहब अभी अपना वक्त लेंगे और वक्त के हिसाब से वो आने वाले टाइम पे मजबूत होंगे, लेकिन अभी के हिसाब से वो मजबूत नहीं है।
यूपी चुनाव की मैं बात करूं अगर तो। लेकिन उसके अलावा अन्य बहुत सी पार्टियां, समाजवादी है, आरएलडी जैसा गठबंधन हो चुका है, और शिवपाल यादव जो गठबंधन हो चुका है तीनों में, और उसके अलावा कांग्रेस भी अपने पैर फैला रही है। तो कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ा है, समाजवादी भी अपना ग्राफ बढ़ाने में बढ़ी हुई है सारी गठबंधनों के साथ। हम चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा ना, वो कैंडिडेट बेस्ड चुनाव होगा, जो इलाके वाइज से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। जैसा अलीगढ़ में 7 विधानसभा है, तो 7 विधानसभा में जैसा अलग अलग विधानसभा के कैंडिडेट तय करिए जाएंगे, तो कैंडिडेट आखिर वो लाने चाहिए जो कि लोकल पब्लिक को समझ सके, लोकल पब्लिक की समस्या को समझ सके, लोकल पब्लिक के साथ चल सके। कैंडिडेट के ऊपर इस बार चुनाव है। मैं अलीगढ़ की बात कर सकता हूँ, 7 विधानसभा की, क्योंकि यहाँ अगर कैंडिडेट आपने लोकल नहीं लाया आपस में, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की भी सीट आपके पास से चली जाएगी।